गुड आफ्टरनून। आज हम लोग द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 पढ़ने चल रहे हैं। टोटल इसमें सेक्शन है, सेक्शन 1 से लेकर के 19 तक। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये एक्ट नंबर 20 है 1958 का। प्रेसिडेंट की एसेंट जो मिली है इन्हें 16 मई 1958 को मिली है। ठीक है, ये जो एक्ट है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, ये एक्ट आप जानते हैं, अगर इसको कनेक्ट करें तो सीआरपीसी का सेक्शन 360 और बीएनएसएस में सेक्शन 401 बीएनएसएस का है और 360 सीआरपीसी का। ठीक है, तो उसमें प्रोबेशन की बात की गई है। ठीक है, तो ये एक्ट तब काम आता है जब किसी भी एक्यूज को कन्विक्ट किया जाता है, जब उसको जजमेंट, जब उसकी जो सेंटेंस है उसको सुनाया जाता है, तो देखा जाता है अगर ये एक्यूज प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है या नहीं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो ये एक्ट उस समय पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। एक्ट नंबर 20 1958 का प्रियम्बल पढ़ते हैं। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रिलीज ऑफ ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। तो यहाँ दो बातें बोल रहा है। क्या पहली बात बोल रहा है कि एक्ट रिलीज ऑफ ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन, ये फर्स्ट हो गया, और सेकेंड है आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, रिलीज ऑफ ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन तब होता है एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया गया, जब सज़ा सुनाई जा रही है तो देखा जाता है कि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, लेकिन उसने ऑफेंसेस कैसे किए हैं? ऑफेंसेस उसने लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला कोई ऑफेंस नहीं किया, डेथ सेंटेंस वाले कोई ऑफेंस नहीं किए हैं। ठीक है, अगर डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिस ऑफेंस में पनिशमेंट है, अगर वो किए तो वहाँ पे ये काम नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर उसने डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस किए हैं जिसमें इम्प्रिजनमेंट है, तो वहाँ पर ये काम नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात बोलते हैं आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब होता है वार्निंग देना। ठीक है, ये कब अप्लाई होता है? जब अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो चोरी करी है, ठीक है, या आईपीसी में या बीएनएस में जिसकी सज़ा 2 साल से कम है। ठीक है, चोरी की सज़ा करी या चीटिंग की है, वहाँ पर वो ड्यू एडमोनिशन करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ दो चीज़ों की बात करेंगे। ये सेक्शन 4 बताता है प्रोबेशन के लिए गुड कंडक्ट पे छोड़ा जाता है, और ये ड्यू एडमोनिशन सेक्शन 3 बताता है ये भी गुड कंडक्ट देखा जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 1 देखते हैं, शॉर्ट डिटेल एक्सटेंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में कॉल्ड द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, पूरे इंडिया पे लगता है। ठीक है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिए, ये है तो सेंट्रल एक्ट, लेकिन ये हर स्टेट अपने अपने हिसाब से इसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो राजस्थान में ये कब आया है? राजस्थान में इसका कमेंसमेंट कब से है? 1 अक्टूबर 1962 से इसका कमेंसमेंट है। ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 बोलते हैं, डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नहीं, खाली क्लॉज भी प्रोबेशन ऑफिसर ध्यान रखिएगा सेक्शन 13 में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट सेक्शन 3 पे आ जाते हैं हम लोग। सेक्शन 3 में कौन सी बात कर रहा है? आफ्टर ड्यू एडमोनिशन की बात कर रहा है। ठीक है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हो कि ये कब दिया जाएगा? जहाँ पर चोरी किया हो, चीटिंग किया हो, ठीक है, या 2 साल से कम जिसमें इम्प्रिजनमेंट हो, ऐसे ऑफेंसेस में तब दिया जाता है। सेक्शन 3, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन, यानी कोर्ट की पावर बताता है, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कुछ ऑफेंडर्स को रिलीज कर दे। कब? खाली एक वार्निंग दे करके रिलीज कर सकता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि क्या कहते हैं, ये एक्ट तब लागू होता है जब किसी एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया जाता है और जब उसको सज़ा सुनाई जा रही हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए है। पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी। ठीक है, कोई भी पर्सन है जो एक्यूज है उसको पाया जाता है कि वो गिल्टी है। ठीक है, फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 379, 380 और सेक्शन 381, 404, 420 ऑफ आईपीसी। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए बीएनएस में इन सेक्शंस के जो रिलेवेंट सेक्शन है कौन से हैं। और एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 years और विद फाइन और विद बोथ। या तो इन सेक्शंस में उसको वो गिल्टी पाया गया हो, या ऐसे ऑफेंसेस में गिल्टी पाया गया हो जिनकी पनिशमेंट 2 साल या 2 साल से कम है। ठीक है, या फाइन अंडर द इंडियन पीनल कोड और एनी अदर लॉ।
एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, ये भी है कि उन्होंने पहले कन्विक्ट ना हुए हों कभी भी, ठीक है, वो जो एक्यूज है ऑफेंडर है वो पहले कभी भी कन्विक्ट ना हुआ हो किसी और ऑफेंस के लिए। नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम एंड द कोड बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी इज ऑफ ओपिनियन that having regard to the circumstances of the case including the nature of the offense and the character of the offender it is expedient so to do, then notwithstanding anything contained in any other law for the time being force, the court may instead of sentencing him to any punishment or releasing him on probation of good conduct under section 4 release him after due admonition। सीधा सा सिंपल सा एक ये ऐसे समझते हैं, कोई आदमी है, उसने उसे भूख लगी थी, ठीक है, लेकिन उसने कुछ चोरी कर लिया खाने पीने का सामान, लेकिन उससे पहले उसका जो कैरेक्टर है बहुत अच्छा था, उसने कभी पहले इससे पहले कोई ऑफेंस किया नहीं, और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस उसने चोरी करी भी किन सर्कमस्टांसेस में, उसको भूख लगी थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उससे पहले कभी कन्विक्ट नहीं हो, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है सोसाइटी में, और उसने ऐसे सर्कमस्टांसेस में ये ऑफेंस किया थेफ्ट का, क्यों, वो भूखा था, ठीक है, तो उसे सिर्फ एक तरीके से ड्यू एडमोनिशन वार्निंग देकर के छोड़ दिया जाएगा, बस इतना से सेक्शन बोल रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ये बताता है खाली जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में जो भी अगर ऑर्डर दिए जाएंगे वो माने जाएंगे, प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है, बस इतना बोल रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 4 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए सेक्शन 3 जो है हमारा वो एडमोनिशन के लिए था, ठीक है, ये भी क्या, ये गुड प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, प्रोबेशन का मतलब होता है कि एक तरीके से उसको छोड़ा नहीं गया है, ठीक है, उसको बॉन्ड भरवाया गया है, जो अगर उसने ऑफेंस, जब भी कोई एक्यूज पाया जाता है कि उसने ऑफेंस किया है, फाउंड गिल्टी पाया जाता है, जब भी उसको सज़ा सुनाई जाएगी, देखा जाएगा इससे पहले वो कन्विक्ट नहीं हुआ है, तो उससे एक बॉन्ड भराया जाएगा और बॉन्ड में कुछ कंडीशंस डाली जाएंगी, उन कंडीशंस को फॉलो करेगा तब तो ठीक है, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये प्रोविज़न है, ठीक है। सबसे पहले वाला था कोर्ट की पावर थी वहाँ पे जहाँ पे वो सिर्फ एडमोनिशन करके छोड़ देती है, ये भी कोर्ट की पावर है प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, ठीक है, पढ़ते हैं। सेक्शन 4 पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, ठीक है, ये भी कोर्ट की पावर है कि ऑफेंडर को रिलीज किया जा सकता है, कब, किस चीज़ पर, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, उसका कंडक्ट जो है बहुत अच्छा है इसलिए उसको प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाए, ठीक है, सोसाइटी में उसका कैरेक्टर अच्छा है ऑफेंडर का, सोसाइटी में उसका कंडक्ट जो है वो गुड है, उसने इससे पहले कभी कोई ऑफेंस किया नहीं है, मजबूरी में आकर के ऑफेंस किया है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में आके ऑफेंस किया है कि वो गलती से हो गया, ठीक है, तो माना जाएगा कोर्ट उसको पहली दफ़ा छोड़ दे, ठीक है। सेक्शन 4 पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। सब सेक्शन 1 व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ and the court by which the person is found guilty is of opinion that having regard to the circumstances of the case including the nature of the offense and the character of the offender it is expedient to release him on probation of good conduct, then notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may instead of sentencing him at once to any punishment direct that he be released on his entering into a bond with or without sureties to appear and receive sentence when called upon during such period not exceeding 3 years as the case as the court may direct and in the meantime to keep the peace and to be of good behavior। सीधी सी बात बोल रहा है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा एक्यूज जिसको गिल्टी फाउंड किया गया है, गिल्टी पाया गया किसी ऑफेंस के लिए, लेकिन ऐसे ऑफेंस के लिए पाया गया जिसकी इम्प्रिजनमेंट डेथ सेंटेंस नहीं थी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं थी, ठीक है, तो कोर्ट ओपिनियन है कि उसने ऐसे सर्कमस्टांसेस में ऑफेंस किया है कि वो हो गया, ठीक है, जो नेचर देखा जाएगा किस तरह का ऑफेंस उसने किया है, किस सर्कमस्टांसेस में किया है, ऑफेंडर का कैरेक्टर क्या है, ठीक है, ठीक है, तो देखा उसको तुरंत ही एक्सपीडियंट टू रिलीज हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, इससे पहले कभी कन्विक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको गुड कंडक्ट पे प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाएगा। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ, किसी भी एक्ट में किसी भी लॉ में कुछ भी कहा गया उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। द कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम,
कोर्ट देखेगी उसको सेंटेंस दिए बिना उसको सेंटेंस ना दिया जाए उस ऑफेंस का, ठीक है, एट वंस तुरंत ही सेंटेंस ना दिया जाए पहली बार अगर उसने ऑफेंस किया, डायरेक्ट दैट ही रिलीज ऑन हिज एंटरिंग अ बॉन्ड, उससे एक बॉन्ड भरवा लिया जाएगी। अब तुम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करोगे, ठीक है। बॉन्ड कैसा हो सकता है, विद श्योरिटीज़ या विदाउट श्योरिटीज़ हो सकता है। और उससे ये भी बता दिया जाएगा तुम जब भी बुलाया जाए तुम आओगे, ठीक है। और बॉन्ड कितने साल का भराया जाएगा, 3 साल तक का बॉन्ड भराया जाएगा। और उस दौरान उस पर नज़र रखी जाएगी, ऑब्जर्व किया जाएगा, उसका गुड कंडक्ट देखा जाएगा, उससे बता दिया जाएगा जो की पीस बना के रखो, ठीक है। जो कंडीशंस हैं बॉन्ड में वो डाली जा सकती हैं। अगर बॉन्ड की कंडीशंस को इन्फ्रिंज करेगा, ठीक है, तो उसको उसके अगेंस्ट वारंट भी इशू हो सकता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोविजन क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट सच रिलीज of an offender unless it is satisfied that the offender or his surety, if any, has a fixed place of abode or regular occupation in the place over which the court exercises jurisdiction on, in which the offender is likely to live during the period for which he enters into the bond। ये प्रोविजन ये बता रहा है कि कोर्ट रिलीज नहीं करेगी ऑफेंडर को प्रोबेशन पे जब तक, ठीक है, जो उसके श्योरिटीज़ हैं और जो ऑफेंडर खुद वो उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में रहता हो, रेगुलर काम करता हो। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से आया है, ठीक है, बाहर से आया, कहीं विदेश का रहने वाला है, किसी और देश का रहने वाला है, ठीक है, वहीं रहता हो, तभी उसको प्रोबेशन पे छोड़ा जाएगा, उसके श्योरिटीज़ भी। सबसेक्शन 2 क्या बोला, बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न्ड इन रिलेशन टू द केस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें जब वो अक्यूज है जिसको गिल्टी पाया गया, जिसको प्रोबेशन पे छोड़ा जाना है, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट भी मंगाई जाएगी कि उसका कंडक्ट कैसा है, ठीक है, तभी ये जो इसमें पावर है कोर्ट एक्सरसाइज कर पाएगी, ठीक है। सबसेक्शन 2 ये बोलते हैं। सबसे आगे देखते हैं, सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है। सबसेक्शन 3 बोला, व्हेन एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड द कोर्ट में, if it is of opinion that is the interest of the offender and of the public, it is expedient so to do. In addition, pass a supervision order directing that the offender shall remain under the supervision of the probation officer named in the order during such period not being less than 1 year। जो ऑफेंडर है, कोर्ट एक इंटरेस्ट के रूप में, पब्लिक इंटरेस्ट में, ये उस पर एक तरीके से ऑब्जर्वेशन भी लगा सकती, सुपरविजन करा सकती, किससे, प्रोबेशन ऑफिसर से, जो कितने दिन का होगा, कम से कम 1 साल तक उसको ऑब्जर्व कर सकती, सुपरविजन उसका हो सकता है प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा। इतना बोल रहा है। सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर under subsection 3 shall require the offender before he is released enter into the bond with or without sureties to observe the condition specified in such order and additional conditions with respect to residence abstention from intoxicants or any other matter as the court may, having regard to the particular circumstances, consider fit to impose for preventing a repetition of the same offence or commission of other offence by the offender। सबसेक्शन 4 ये बता रहा है, जब भी क्या कहते हैं, सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो बॉन्ड है सुपरविजन किया जाएगा, तो देखा जाए कहाँ पे वो रह रहा है, किसी तरह का कोई ऑफेंस तो नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी ऑफेंडर्स के रिस्पेक्ट में तो नहीं साथ में रह रहा, बस इतनी सी बात बोल रहे हैं। सबसेक्शन 5 क्या बोला, द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल एक्सप्लेन टू द ऑफेंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑर्डर एंड शैल फोर्थविथ फर्निश वन कॉपी ऑफ द सुपरविजन ऑर्डर to each of the offenders the sureties if any and the probation officer concerned। सबसेक्शन 3 में जो भी कंडीशन सारी चीज़ें रहेंगी उसकी कॉपी किसको मिल जाएगी, ऑफेंडर को भी मिल जाएगी, श्योरिटीज़ को भी मिल जाएगी, प्रोबेशन ऑफिसर के पास भी रहेगी, और सुपरविजन ऑर्डर जो भी है वो इन तीनों ही लोग को मिल जाएगा, ये बता रहा बस। सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है, सबसेक्शन 5 इतनी सी बात बोल रहा है कि भाई तुमने ऑफेंस तो कर दिया, तुमको प्रोबेशन पे छोड़ भी दिया, लेकिन जो विक्टिम है उसको तो भाई समस्या हुई है ना, तुम भले ही फर्स्ट टाइम ऑफेंडर थे, लेकिन विक्टिम का तो जो है हाल बेहाल हुआ, तो तुम्हें कॉस्ट, अरे जो कंपनसेशन है वो तो देना पड़ेगा, वो वाली बात बोल रहे हैं। सेक्शन 5, पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट, ठीक है, कोर्ट ने उस ऑफेंडर को रिलीज कर दिया प्रोबेशन पे एडमोनिशन करके, लेकिन भाई विक्टिम है उसको तो देना पड़ेगा कंपनसेशन कॉस्ट, वही बता रहा है। सबसेक्शन 1 द कोर्ट डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सबसेक्शन 3 और 4 under section 3(4) may if things fit make at the same time
a further order directing him to pay, clause A, such compensation as the court thinks reasonable for loss or injury caused to any person by the commission of the offense। ठीक है, लॉस और इंजरी जो उस विक्टिम को हुई है, ठीक है, तो उस हिसाब से कोर्ट जितना समझे उसको कॉम्पनसेशन दिला सकती है। क्लॉज बी, सच कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग एज द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल। भाई जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत जो भी कॉस्ट लगी वो दिला सकती है। ठीक है, वही सेम चीज़ वही बताया हुआ। ठीक है, सबसेक्शन 5 इतना ही है, खाली ये पूछा जाता है कि कॉस्ट और कंपनसेशन के सेक्शन में दिलाया जा सकता है। सेक्शन 6 क्या बोल रहा है? सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 6 बोला रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। 21 साल तक के जो भी ऑफेंडर होंगे, ठीक है, उनके इम्प्रिजनमेंट पर क्या तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। 21 साल तक की जो एज के ऑफेंडर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं। भाई 21 साल मतलब भाई 18 साल से नीचे तो जे एक्ट में जाते हैं, तो यानी 18 साल से 21 साल तक के लोगों की बात कर रहा है। ठीक है, 21 ईयर्स यानी 18 से 21 ईयर, 18 से नीचे तो ऑफेंडर्स कहाँ जाएंगे, जे एक्ट में कवर्ड होते हैं। ठीक है, वो भी क्या कहते हैं, जे एक्ट में भी सेक्शन वो 16 ईयर से लेकर के 18 ईयर तक अगर एनियस ऑफेंस किया तो ट्राई एज एन एडल्ट, हम लोगों ने जे एक्ट में पढ़ा हुआ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। और सेक्शन 401 BNSS का सब लास्ट वाला सब सेक्शन देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 360 401 BNSS नॉट अफेक्ट द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 6 पढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 6 रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। सब सेक्शन 1, व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज is found guilty of having committed an offense punishable with imprisonment but not with imprisonment for life। क्या बोल रहा है, एक क्रिमिनल है जिसकी उम्र 21 साल से कम है, ठीक है, उसको पाया जाता है कि उसने एक ऐसा ऑफेंस किया जिसमें इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। ठीक है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी शैल नॉट सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजनमेंट अनलेस इट इज सेटिस्फाइड। ठीक है, कोर्ट उसको सेंटेंस नहीं देगी, इम्प्रिजनमेंट नहीं देगी जब तक कि वो सेटिस्फाइड ना हो जाए। शैल लगा हुआ, ठीक है, द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी शैल नॉट सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजनमेंट अनलेस इट इज सेटिस्फाइड। कोर्ट खुद को सेटिस्फाइड करेगी, कैसे सेटिस्फाइड करेगी, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मंगा करके। ठीक है, हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस, देखिए किस केस में कैसे सर्कमस्टांसेस थे कि ऑफेंस हो गया। सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस, कैसा ऑफेंस किया है, कोई हीनियस ऑफेंस तो नहीं किया है। ठीक है, देखा जाएगा उसकी मेंटेलिटी क्या थी, किस मेंटल उससे किया है। ठीक है, नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, ऑफेंडर का कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, समाज में अच्छे से रहता है कि नहीं रहता है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। ठीक है, कैरेक्टर कैसा ऑफेंडर का, इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील विद हिम अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 and if the court passes any sentence of imprisonment on the offender it shall record its reasons for doing। ये क्या बोल रहा है, सेक्शन 3 और 4 की तरह चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट का मैंडेटरी है देखना, अगर 21 साल से कम का व्यक्ति है तो वहाँ पर खुद को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तभी इम्प्रिजनमेंट देगा। ठीक है, और अगर इम्प्रिजनमेंट देगा तो उसके रीजंस रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ये बात बोल रहा है। सब सेक्शन 2 के फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ वेदर इट वुड नॉट डिजायरेबल टू डील अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 विद एन ऑफेंडर रिफर टू इन सब सेक्शन द कोर्ट शैल कॉल फॉर अ रिपोर्ट फ्रॉम द प्रोबेशन ऑफिसर। ठीक है, वही चीज़ मैंने बताया, कैसे सेटिस्फाइड करेगा खुद को, प्रोबेशन ऑफिसर की क्या रिपोर्ट है। ठीक है, सेक्शन 7 रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल, ये बताता है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट होगी सेक्शन 4 में और सेक्शन 6 में वो कॉन्फिडेंशियल होगी। ठीक है, शैल बी ट्रीटेड कॉन्फिडेंशियल पूछा जाता है, लेकिन प्रोविजो ये बोलता है कि क्या कहते हैं, उस ऑफेंडर को जो एक्यूज है उसको बताया जा सकता है कि इस रिपोर्ट में क्या है, जिससे वो अपना जो अपॉर्चुनिटी उसको मिल सके, है ना, कि जो प्रोबेशन ऑफिसर ने जो भी रिपोर्ट में लिखा है वो गलत है। ठीक है, वो अपना एविडेंस दे सके। ठीक है, ये प्रोविजो लिखा हुआ है, यानी ऑफेंडर को उस रिपोर्ट के बारे में बताया जा सकता है, कोर्ट इफ सो थिंक फिट। ठीक है, सेक्शन 8 क्या बोला, वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑन प्रोबेशन। भाई अब सेक्शन 4 में
जैसे कि वो बॉन्ड भराया गया, तो बॉन्ड में जो कंडीशन बहुत सारी लगाई गई, तो उसको हटाने की बात या उसको कम करने की, उसको वैरी करने की बात बोल रहा है सेक्शन 8। ठीक है, अगर प्रोबेशन ऑफिसर कहते कह रहे साहब क्या कहते हैं जो एक्यूज़ है बहुत बढ़िया इंसान है, ठीक है, जो 3 साल का बॉन्ड भराया गया तो उसको 1 साल में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, वही सीधा यानी जो कंडीशंस हैं उनको अल्टर किया जा सकता है या एडिशनल जो कंडीशंस हैं उनको भी इंसर्ट किया जा सकता है। सेक्शन 8 यही बता रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है। ये क्या बता रहा है कि जब वो जो कंडीशंस बॉन्ड में दी गई थी उसको फॉलो ही नहीं किया एक्यूज ने, ठीक है, फॉलो नहीं किया तो क्या होगा भाई, जब कंडीशंस को बॉन्ड को फॉलो नहीं किया तो तुमको जो ओरिजिनल सेंटेंस था ऑफेंस का वो मिलेगा। वही बात बता रहा है। सेक्शन 9 प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड। ठीक है, मतलब जो कंडीशंस थी बॉन्ड की उसको ऑब्जर्व, वो फेल हो गया ऑफेंडर ऑब्जर्व करने पे। ठीक है, सब सेक्शन 1 इफ द कोर्ट विच पासेज एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर or any court which could have dealt with the offender in respect of his original offense has reason to believe on the report of probation officer। प्रोबेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट में लिखा साहब ये जो है बॉन्ड की जो कंडीशंस हैं उसको निभा ही नहीं रहा, उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, द ऑफेंडर हैज़ फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड और बॉन्ड्स एंटर्ड इनटू बाय हिम, इट में इशू अ वारंट। तुरंत ही कोर्ट क्या करेगी, एक वारंट, अरेस्ट वारंट इशू कर देगी। किसके लिए, एक्यूज को। ठीक है, जिसने बॉन्ड फॉलो किया था, जिसने बॉन्ड सबमिट किया था। इफ थिंग्स फिट इशू अ समन, समन भी इशू कर सकती है किसे, या तो उस एक्यूज को या श्योरिटीज़ को। श्योरिटीज़ को समन इशू किया जाएगा, समन श्योरिटीज़ और उस एक्यूज को दोनों किया जा सकता है, लेकिन जो वारंट है वो अरेस्ट वारंट एक्यूज को ही किया जाएगा। क्या बोला जाएगा, भैया आओ, ठीक है, प्रेजेंट हो, तुमने ऐसा क्यों किया बताओ आकर के। ठीक है, सब सेक्शन 1 में ये बता रहा है। सब सेक्शन 2 क्या बोला, द कोर्ट बिफोर विच एन ऑफेंडर इज सो ब्रॉड और अपीयर्स में इधर रिमांड हिम टू कस्टडी, या तो कोर्ट कस्टडी में रिमांड कर सकती है। ठीक है, अनटिल द केस इज कंक्लूडेड, जब तक ये जो केस है जो, ठीक है, कंक्लूड नहीं हो जाता। और इट में ग्रांट हिम बेल, या तो उसको बेल भी दी जा सकती है विद और विदाउट श्योरिटीज टू अपीयर ऑन द डेट विच इट में फिक्स फॉर हियरिंग। अब भाई सब सेक्शन 2 सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि अब एक्यूज प्रेजेंट हुआ, सम्मन दिया गया या अरेस्ट वारंट से बुलाया गया, ठीक है, लाया गया, ठीक है, तो अब उसको या तो कस्टडी में दिया जा सकता है या उसको कस्टडी में दिया गया है तब तक जब तक कि जो जो केस है वो कंक्लूड नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जा सकता। ठीक है, कि क्यों उसने फॉलो नहीं किया, या उसको बेल पे दिया जा सकता है, बेल भी उसको मिल सकती है। ठीक है, ठीक है, जब तक कि उसकी नेक्स्ट हियरिंग फिक्स ना कर दी जाए। सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, इफ़ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस, अब हियरिंग हो गई तब क्या, इज सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर हैज़ फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड और बॉन्ड एंटर इनटू बाय हिम, इट में फोर्थ। सब सेक्शन 3 ये बोल रहा है अब हियरिंग हो गई, कोर्ट को लग रहा है कि हाँ भैया जो एक्यूज है इसने जो कंडीशंस लिखी थी बॉन्ड में उसको सही से फॉलो नहीं किया। आफ्टर हियरिंग जब कंक्लूजन हो गया, कंक्लूड हो गया केस, पता लग रहा है कि उसने सही से फॉलो नहीं किया है कंडीशंस को, तब क्या होगा, कोर्ट, ठीक है, इट में फोर्थ, मतलब तुरंत ही क्लॉजेज सेंटेंस हिम फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, जो उसने ओरिजिनल ऑफेंस किया जिसपे उसे प्रोबेशन पे छोड़ा गया अब वो सज़ा उसको दे दी जाएगी। ठीक है, अब उसको प्रोबेशन ओबेशन वाली सज़ा नहीं दी जाएगी, अब उसको डायरेक्ट वही सज़ा दे दी जाएगी। या क्लॉज भी क्या बोल रहा है, वेयर द फेलियर ऑफ द फॉर द फर्स्ट टाइम देन विदाउट प्रेजुडिस टू द कंटिन्यूएंस इन द फोर्स ऑफ द बॉन्ड इम्पोज अपॉन हिम अ पेनाल्टी नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़। अब चलो भैया लग रहा था कि चलो उससे गलती से हो गया, फर्स्ट टाइम हुआ, कंडीशन उसने जो है ब्रीच करी है, ठीक है, कोर्ट को लगता नहीं चलो ठीक है गलती से हो गई, तो उस पर पेनाल्टी लगाई जा सकती कितनी, 50 रुपये तक की। 50 रुपये से ज़्यादा नहीं ये पूछा जाता है। ठीक है, सब सेक्शन 4 क्या बोले, इफ द पेनाल्टी इम्पोज अंडर क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 3 नॉट पेड विद सच पीरियड एज द कोर्ट में फिक्स, द कोर्ट में सेंटेंस द ऑफेंडर ऑफ द ओरिजिनल ऑफेंस। अब उसने 50 रुपये नहीं चुका पाया, ठीक है, जो उसको टाइम दिया गया था जितने टाइम है कि 10 दिन में चुकाना है तुमको 50 रुपये, ठीक है, वो दे ही नहीं पाया, तो उसको क्या ओरिजिनल सेंटेंस जो था ऑफेंस का ओरिजिनल सेंटेंस वो दे दिया जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बता रहा है कि श्योरिटीज़ से रिलेटेड जो हैं वो सेक्शंस हैं वो वैसे ही अप्लाई होंगे श्योरिटीज़ पे इस एक्ट के तहत। ठीक है, इतनी बात इंपॉर्टेंट नहीं। सेक्शन 11 क्या बोल रहा है? सेक्शन 11 ये बोल रहा है कि कोर्ट कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट अपील एंड रिवीजन एंड पावर ऑफ कोर्ट इन अपील एंड रिवीजन। ये इतना सा बोल रहा है कि जो अपील है रिवीजन में भी इस तरीके के ऑर्डर किए जा सकते हैं। सबसेक्शन notwithstanding anything contained in the code or any other law and under this act may be made by any court empowered to try and sentence the offender to imprisonment and also by the high court or any other court which when the case comes before it on appeal or in revision। बस यही सेम बात बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेक्शन 11 आप याद इतना ध्यान रखिए कि कब अपील में रिवीजन में भी किया जा सकता है, प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ये सेक्शन 12 रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन। ये कल या आप ऐसे ही सेक्शन याद रखिएगा। सेक्शन 13 प्रोबेशन ऑफिसर्स कौन होते हैं? ठीक है, ये जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ठीक है, इतना सेक्शन याद रखिएगा, बस यही पूछा जाता है। सब सेक्शन 3 ध्यान रखिएगा। अब प्रोबेशन ऑफिसर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज ड्यूटी अंडर दिस एक्ट शैल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द ऑफेंडर फॉर द टाइम बीइंग रिजाइड्स। सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है सेक्शन 13 का। प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो किसके कंट्रोल में होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में। ठीक है, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द ऑफेंडर फॉर द टाइम बीइंग रिजाइड्स, जहाँ पे ऑफेंडर रहता है उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में होगा। ठीक है, सेक्शन 14 क्या बताया? ड्यूटीज़ ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। क्या होंगी ड्यूटीज़ प्रोबेशन ऑफिसर की? इंक्वायरी करेगा, सुपरविजन करेगा, प्रोबेशनर्स का एडवाइस करेगा, असिस्ट करेगा ऑफेंडर्स को। ठीक है, ये सब सेम चीज़ें हैं। ठीक है, सेक्शन याद रखिए। सेक्शन 15 क्या बोलता है? प्रोबेशन ऑफिसर टू बी ए पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, कौन होंगे? पब्लिक सर्वेंट होंगे। सेक्शन 16 प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट टेकन इन गुड फेथ। भाई जो प्रोबेशन ऑफिसर हैं इस एक्ट के तहत, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं प्रोबेशन ऑफिसर, अगर उन्होंने कोई भी गुड फेथ में काम किया तो वो प्रोटेक्ट रहेंगे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सेक्शन 17 क्या बताता है? स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 18 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सेक्शन 18 सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन एनैक्टमेंट। ये एक्ट किन को सेव करता है? ठीक है, ठीक है, किन पे ये अफेक्ट नहीं करेगा? नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31 ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट 1897 और सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 और ऑफ एनी लॉ इन द फोर्स स्टेट रिलेटिंग टू जुवेनाइल ऑफेंडर्स और ब्रोस्टल स्कूल्स। ठीक है, ब्रोस्टल स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जहाँ पर जो ऐसे जो मतलब होते हैं 18 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं जो एक्यूज़ होते हैं उनको रखा जाता है, सिखाया जाता है, अच्छी दिशा दी जाती है, उस रिलेटेड ये पूछा जाता है। सेक्शन 18 ध्यान रखिएगा, ये किससे सेव करते हैं? ठीक, कौन से एक्ट को अफेक्ट नहीं करते, पूछा जाता है। ठीक है, सेक्शन 560 ऑफ द कोड नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन एरिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18। सेक्शन 560 ऑफ द कोड शैल सीज टू अप्लाई द स्टेट्स पार्ट देयर ऑफ एंड द एक्ट इज ब्रॉट इन सेक्शन 360 सीआरपीसी की बात कर रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। होप आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, और बाकी अगर कुछ आपको कहना हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।